अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हिस्ट्री क्लासेस में लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर हम न्यूट्रिशन वाला पार्ट कवर कर चुके हैं। रेस्पिरेशन भी आई थिंक कवर कर लिया था। रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर कर लिया था। ओके, तो लास्ट टाइम मैंने आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पहले आपको ये बताया था एनिमल्स के अंदर कौन सा ऑर्गन एनिमल यूज करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। उस एतबार से रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है एनिमल्स में। एक रेस्पिरेशन बताया था, सबसे पहला जो लंग से होता है उसको कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एक होता है ब्रैंकियल मतलब गिल से होने वाला, और एक होता है स्किन से होने वाला रेस्पिरेशन जिसको कहते हैं क्यूटेनियस। तो इस एतबार से एनिमल्स में 3 टाइप का रेस्पिरेशन होता है। हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन है वो कौन सा है, पल्मोनरी है, लंग से होता है। अच्छा, उसके बाद अलावा बेटा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स आपको बताए थे, सबसे पहले तो बताया था नॉस्ट्रल्स होते हैं, फिर फेरिंक्स होता है, फिर लैरिंक्स होता है। लैरिंक्स के बाद ये जो पाइप है जिसको कहते हैं ट्रैकिया या विंड पाइप। इस विंड पाइप, आपके गले में जो विंड पाइप है और फूड पाइप है, उसमें दोनों में क्या फर्क है। विंड पाइप के अंदर कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं जिसकी वजह से ये कोलैप्स नहीं होता। इसको आप दबाएंगे तो ये कोलैप्स नहीं होगा। तो ये विंड पाइप के अंदर कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं। और उसके बाद ये ब्रांचेस हैं, इनका नाम होता है ब्रोंकाई। एक का नाम ब्रोंकस, दूसरे का नाम ब्रोंकाई। फिर उसके आखिर में जाके ये बलून टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जिसका नाम एल्वेलाई होता है। तकरीबन 750 मिलियन एल्वेलाई आपके लंग्स में होते हैं। आपके ये एल्वेलाई सरफेस से बढ़ाते हैं, यहीं पर जाके क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब आप सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन एल्वेलाई से निकलकर आपकी ब्लड वेसल्स में जाती है, और ब्लड वेसल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो यहाँ पर डिफ्यूज होती है। ये सारा काम एल्वेलाई की सरफेस पर होता है। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट बताया था, ये आपका एक मस्कुलर पार्ट है, इनवॉलेंटरी मसल्स का बना होता है। इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं डायफ्राम। बॉडी का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बच्चों, थोरैक्स। यहाँ पे बीच में पार्टीशन है डायफ्राम का, उसके नीचे वाला पार्ट है एब्डोमेन। ये थोरैक्स, ये एब्डोमेन। तो ये डायफ्राम जो है ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको सांस लेने में मदद करता है। मैंने आपसे कहा था आपकी बॉडी में 2 पार्ट ऐसे हैं जो सांस लेने में मदद करते हैं, ब्रीथ इन करने में, सांस को, एयर को अंदर लेने में, और एक्सहेल करने में 2 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पहला इधर देखें, आपके रिब केज के बीच में, रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं, उनका नाम मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इंटरकॉस्टल मसल्स। इधर देखें, जब आप सांस लेते हैं तो आपका रिब केज ऊपर की तरफ जाता है और डायफ्राम नीचे जाता है। फिर उसके बाद जब आप सांस छोड़ते हैं तो वापस रिब केज बैकवर्ड मूव करता है और डायफ्राम नीचे से ऊपर जाता है। तो लंग्स कंप्रेस होते हैं, हवा बाहर रिलीज होती है। इस तरह से हमारी बॉडी में सांस लेने का प्रोसेस चलता है। देन उसके बाद बच्चों रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, शायद सुना हो आपने। एक प्रॉब्लम होती है एस्मा, सुना है? क्या होता है इसमें, सांस की एक बीमारी है जिसको एस्मा कहते हैं, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी पैसेज जो है ना चोकिंग हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, और काफी बार ये एलर्जी की वजह से हो सकती है। इसके अलावा जो लोग चेन स्मोकर होते हैं उनके फेफड़ों के अंदर उनके एल्वेलाई का नंबर घट जाता है। इस घटने की प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, एम्फाइजेमा। कुछ और बीमारियां होती हैं, जैसे आपने सुना होगा ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, लंग्स की टीबी। एक बीमारी होती है निमोनिया,
और इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं जिसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ऑक्यूपेशन हैजार्ड का मतलब होता है किसी इंसान को एक ऐसी बीमारी जो उसके ऑक्यूपेशन की वजह से होती है, जो वो काम करता है उसकी वजह से वो बीमारी होती है, उसको ऑक्यूपेशन हैजार्ड कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को, टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले वर्कर्स को, कोल माइन में काम करने वाले वर्कर को, तो इस तरह से वो ऑक्यूपेशन हैजार्ड होते हैं। खैर ये बात हुई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ये बात हम कवर कर चुके हैं। नाउ बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर सांस लेने के लिए प्लांट के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होता है, तो उस एतबार से प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन, प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन है ना, वो 3 मेन पार्ट से होता है। सबसे पहला स्टोमेटा से, सेकंड रूट हेयर से, और तीसरा लेंटिसेल्स। ये 3 पार्ट से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ये बताओ स्टोमेटा की लोकेशन कहाँ होती है? प्लांट की लीव में स्टोमेटा कहाँ होते हैं भैया? लीव्स में कहाँ पर? इधर देखो, लीव्स की ऊपर और नीचे दोनों साइड पर एक लेयर होती है, उसका नाम होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, उस एपिडर्मिस लेयर के अंदर ये स्टोमेटा होते हैं। ऊपर वाली साइड के कंपैरिजन में नीचे वाली साइड में स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होता है। अब स्टोमेटा के अंदर आपने सुना होगा गार्ड सेल्स होते हैं। स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं। ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को खुलने और बंद करने में ये गार्ड सेल्स मदद करते हैं। गार्ड सेल्स का काम है इस स्टोमेटा की ओपनिंग को रेगुलेट करना। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करने वाले स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल्स होते हैं, उनका आकार, उनका शेप कैसा होता है बच्चों? डंबल शेप होता है मोनोकॉट्स में। ग्रास के अंदर, मोनोकॉट्स के अंदर डंबल शेप होता है, और किडनी शेप या राजमा शेप या बीन शेप जो होता है वो किसमें होता है? डाइकॉट्स में। मोस्टली प्लांट जो आपने अराउंड अपने आसपास देखते हैं उनके अंदर स्टोमेटा। तो बच्चों, ये प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए 3 कामों में ये स्टोमेटा जरूरी है, पार्टिसिपेट करते हैं। देखो, एक तो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस में। नंबर 2 है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में। और तीसरा फिनोमेना है ट्रांसपिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन, इन 3 कामों के अंदर ये स्टोमेटा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सांस लेने में प्लांट के अंदर 70 to 80% जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। दूसरा, प्लांट्स के अंदर ये जो रूट्स हैं, नॉर्मली रूट्स के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन से? ये रूट हेयर्स, ये दीज आर द रूट हेयर्स। जो रूट के अंदर ये रूट हेयर्स होते हैं, अब क्या होता है, रूट हेयर से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। प्लांट के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराने के लिए ये ओपनिंग्स होती हैं, इसका नाम होता है ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम है रूट हेयर्स। तो प्लांट के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा के अलावा रूट हेयर से भी होती है। ये बताओ बच्चों, अगर आपके घर में कोई प्लांट है, आप प्लांट को एक्सेसिव वाटरिंग करते हैं, बहुत ज्यादा पानी आप भर देते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? किसी प्लांट को आप रेगुलरली पानी बहुत ज्यादा दे रहे हैं, एक्सेस वाटर आप देते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? एक्सेसिव वाटर करने से, ज्यादा पानी देने से प्लांट की रूट डिके होने लगती हैं, रूट्स गलने शुरू लगती हैं, रूट्स खराब हो जाती हैं, गल जाती हैं। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों? इधर देखो, उसकी वजह यह है, मिट्टी में बच्चों, जब प्लांट, मिट्टी में कुछ खाली स्पेसेस होते हैं ना, जब खाली स्पेसेस हैं तो प्लांट उसके अंदर क्या होगी? ऑक्सीजन। तो प्लांट ऑक्सीजन ले रहा होगा, CO2 रिलीज कर रहा होगा, तो इसका मतलब प्लांट में कौन सा रेस्पिरेशन चल रहा है? जड़ों में एरोबिक, प्लांट के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है। लेकिन क्या होता है, जब आप प्लांट को बहुत ज्यादा पानी दे देंगे तो वो सारे स्पेसेस, वो खाली स्पेसेस, वो एम्प्टी स्पेसेस, वो वेकेंट स्पेसेस जो प्लांट की रूट्स के अंदर होंगे, जो मिट्टी के अंदर होंगे, उसमें पानी भर जाएगा। जब पानी भर जाएगा तो प्लांट को मजबूरी में रेस्पायर करने के लिए, सांस लेने के लिए कौन से मोड से रेस्पायर करना पड़ेगा? एनाएरोबिक। एरोबिक के बजाय एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से वो रेस्पायर करेंगे,
और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की आउटकम में मैंने आपको बताया था फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल प्रोडक्ट हमारी मसल्स में तो लैक्टिक एसिड बनता है, लेकिन प्लांट्स की रूट्स में बनता है इथेनॉल, अल्कोहल बन जाएगी और उस अल्कोहल की वजह से प्लांट की रूट गलनी शुरू हो जाएंगी और इवेंचुअली फाइनली प्लांट की डेथ हो जाती है। समझ आ रही बात? तो प्लांट के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस सांस लेने के लिए स्टोमेटा, दूसरा है रूट हेयर्स। सना वो कौन सा वो प्लांट है जिसकी रूट्स डाउनवर्ड जाने के बजाय हवा में ऊपर की तरफ जाती हैं? उस प्लांट का नाम बिल्कुल सही बच्ची ने बताया, मैंग्रोव। मैंग्रोव एक प्लांट होता है जिसकी रूट्स बाहर अंदर जाने के बजाय इस तरह से अंदर के बाहर की तरफ होती हैं और इनके अंदर छोटी छोटी वो ओपनिंग्स होती हैं जिनका नाम क्या है, लेंटिसेल्स। ये सांस लेने के लिए छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, लेंटिसेल्स, जहां से प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। तो प्लांट के अंदर ये लेंटिसेल्स आमतौर पे रूट्स में होते हैं, लेकिन प्लांट की जो बार्क होती है, बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, उनके ऊपर भी ओपनिंग्स हो सकती हैं। ये ओपनिंग्स का नाम है लेंटिसेल। प्लांट इसके थ्रू भी रेस्पायर करते हैं। तो प्लांट के अंदर सांस लेने के लिए 3 पार्ट्स होते हैं, एक स्टोमेटा, दूसरा रूट हेयर्स और तीसरा लेंटिसेल। इन 3 पार्ट से प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन हो सकता है। इतनी बात समझ आई बच्चों? क्लियर है इतना? ओके। अब इसके बाद रफ रखो। अच्छा, ये प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन हुआ। अब इसके बाद ये तो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन हो गया, प्लांट रेस्पायर करते हैं। ये क्या होगा अगर किसी प्लांट को, एक पॉटेड प्लांट आपको दिया जाए और उस प्लांट की जितनी भी लीव्स हैं, स्टेम, पूरे प्लांट के ऊपर वैक्सीन कोटिंग को लगा दिया जाए, जेली लगा दी जाए ऊपर नीचे सब जगह, क्या होगा? प्लांट की अगर जेली अगर आप हर जगह लगा दें तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? अगर आपने पत्तियों के ऊपर नीचे हर जगह सारी पत्तियों पे वैक्सीन लगा दी, इसका मतलब आपने सारे पोर्स को बंद कर दिया। सारे स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, पोर्स बंद हो जाएंगे, तो प्लांट को मजबूरी में कौन से मोड से रेस्पायर करना पड़ेगा? सॉरी, पहले तो पोर्स बंद हो गए, तो पोर बंद होने की वजह से 3 काम नहीं होंगे। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, और इन तीनों फिनोमेना की वजह से प्लांट की डेथ हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्लांट के अंदर सांस लेने के लिए जरूरी है वो कौन सा है? स्टोमेटा, फिर उसके बाद रूट हेयर और लेंटिसेल्स। बच्चों, कभी आपने देखा पेड़ों के ऊपर से गम निकलते हुए देखा? पेड़ों के ऊपर से गम निकल रहा है। वो गम जो होता है प्लांट का, क्या चीज होती है वो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जैसे हम लोग एक्सक्रीट करते हैं कुछ लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है। प्लांट्स भी अपने बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालते हैं, रिलीज करते हैं। तो प्लांट के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, प्लांट का जो वेस्ट होता है, वो प्लांट जब निकालते हैं, एक फॉर्म जो है उसकी वो गम्स की फॉर्म में होती है। बच्चों, आपने देखा है कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसको तोड़ने पर उसमें से वाइट मिल्की सब्सटेंस निकलता है, उसको कहते हैं लेटेक्स। एक पेड़ है, एक ट्री होता है जिसका नाम होता है हीविया ब्रेसिलेंसिस, जिसको आम जबान में रबर ट्री कहते हैं। उसके अंदर कट लगा के उसमें से व्हाइट कलर का लेटेक्स को इकट्ठा किया जाता है, फिर वो रबर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। तो खैर, प्लांट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट के होते हैं। नाउ, अब इसके बाद रेस्पिरेशन वाले टॉपिक कंप्लीट होने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अब हम इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम क्या है? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन? सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों, ये बताइए, जब किसी पर्सन, किसी कन्विक्ट को फांसी दी जाती है, तो फांसी के वक्त, फांसी देने के बाद उस इंसान की डेथ की क्या वजह होती है? या किसी पर्सन, कोई पर्सन
सुइसाइड, कोई सुइसाइडल केस होता है तो उस केस में उस पर्सन की डेथ की वजह क्या होती है? लटक के अगर सुइसाइड कोई करता है तो उसकी डेथ की वजह क्या होती है? रीजन बताओ, क्या वजह होती है? किसी कन्विक्ट को फांसी दी गई, किसी कल्प्रिट को, किसी क्रिमिनल को फांसी दी गई, तो उसकी डेथ की क्या वजह होती है? जी मित्र बोलिए। हाँ, डेथ की वजह होती है पीछे हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड जब टूट जाती है तो ऑन द स्पॉट डेथ होती है। तो उसका मतलब कोई भी पर्सन को लटका के जब मारा जाता है, वो मर जाता है, डेथ हो जाती है, उसकी मेन वजह है यहाँ से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का टूटना। स्पाइनल कॉर्ड जब टूट जाती है ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। देखो तुम्हारे ब्रेन से ना नर्व्स निकलती हैं। कितनी नर्व्स निकलती हैं ब्रेन से? ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। इंसान के जिस्म में 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर नर्व्स के होते हैं। इधर देखिए 12 नर्व्स होती हैं जिसमें ऑल्फैक्टरी होती है, ऑप्टिक होती है, ऑक्यूमुलेटर होती है, ट्रॉक्लियर होती है, ट्राइजेमिनल होती है, एब्ड्यूसेंस होती है, फेशियल होती है, ऑडिटरी होती है, ग्लॉसोफेरिंजियल होती है, वेगस होती है, स्पाइनल एक्सेसरी होती है और हाइपोग्लॉसर होती है। 12 नर्व्स हैं। इस 12 में से एक नर्व ऐसी, देखो 12 में से 11 नर्व आती यहाँ रुक जाती हैं नेक तक। सिर्फ एक नर्व है जो इससे नीचे उतरती है आपके हार्ट, यहाँ इस पूरे पार्ट में जितनी भी चीजें हैं, हार्ट, लिवर, किडनी, ब्लैडर, इन सबको एक नर्व कंट्रोल करती है, दैट्स कॉल्ड द वेगस। तो जब कोई इंसान को हैंग कर दिया जाता है, डेथ हो जाती है उसकी लटकने से, तो उसकी मेन वजह है स्पाइनल कॉर्ड का टूटना। स्पाइनल कॉर्ड के टूटते ही वेगस नर्व टूट जाती है, सांस रुक जाता है, हार्ट बीट रुक जाती है, लिवर फौरन काम करना बंद कर देता है। समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर है ना? लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ इस चैप्टर का ये थर्ड पोर्शन है जिसका नाम है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की जहां तक बात है, आपके जिस्म में, मेरी बॉडी में, प्लांट्स के अंदर भी सर्कुलेशन होता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, एनिमल की बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन क्यों होता है? जोया बेटे, सर्कुलेशन आपकी बॉडी में हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या जरूरत है सर्कुलेशन की? आपकी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है। सर्कुलेशन का फायदा क्या है बॉडी में? पहला फायदा, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हुआ, तो एब्जॉर्ब होकर वो खाना इंटेस्टाइन से बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए। नंबर 2, जो आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन आपके फेफड़ों से, आपके लंग से ब्लड में गई और ब्लड के बाद इस ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना है, तो इसलिए भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के लिए। देखें तीसरा, आपके जिस्म के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, जैसे यूरिया बनता है, यूरिया टॉक्सिक वेस्ट जो बॉडी में बनते हैं उसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो टॉक्सिक वेस्ट को पूरे जिस्म के हर पार्ट से कलेक्ट कर किडनी तक पहुंचाना और किडनी फिल्टर करके यूरिन में निकाल देती है। तो ये काम भी सर्कुलेशन की वजह से मुमकिन है। नंबर 4, एक वर्ड सुना है हार्मोन्स। बच्चों हार्मोन्स सुना है? हार्मोन्स सुना है? क्या होते हैं ये? हार्मोन्स कहते हैं केमिकल मैसेंजर्स को। आपके जिस्म से निकलने वाले कुछ हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर हैं जो आपके जिस्म से निकलते हैं, किसी टारगेट ऑर्गन पे जाके अफेक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं हार्मोन्स। आपके जिस्म के अंदर बॉडी में चेंजेस आना, बॉडी के अंदर ग्रोथ होना, ये सारे हार्मोन की वजह से। आपके अंदर पुबर्टी आ जाना, दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। तो हार्मोन्स आपकी जिस्म से जो हां से सिक्रीट होते हैं, इनको दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम सर्कुलेशन की वजह से मुमकिन है। ये बताओ आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बेटे? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? 90। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। समर में, विंटर में? समर में, विंटर में? 12 महीने, क्योंकि आप और मैं वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है जो 12 महीने एक जैसा, एक समान बॉडी टेम्परेचर रखते हैं,
उनको वार्म ब्लडेड कहा जाता है। तो हम और आप वार्म ब्लडेड हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलता। इधर देखें तो आपके जिस्म में क्योंकि सर्कुलेशन, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके हेड का टेम्परेचर कुछ और है, आर्म का कुछ और है, लेग्स का कुछ और है। बॉडी के हर पार्ट में तकरीबन एक जैसा टेम्परेचर मेंटेन है। किस चीज की वजह से? सर्कुलेशन की वजह से। अगर सर्कुलेशन ना होता तो आपकी बॉडी के हर पार्ट का टेम्परेचर अलग अलग होता, लेकिन हमारी बॉडी के हर पार्ट का टेम्परेचर एक जैसा है बिकॉज ऑफ द सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सर्कुलेशन जरूरी है। समझ आ गई बात? क्लियर है? आगे सुने। सर्कुलेशन का एक और फायदा होता है, इधर देखो, सर्कुलेशन का एक फायदा है आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इम्यूनिटी का मतलब होता है डिफेंस सिस्टम। आपके जिस्म के हर पार्ट में व्हाइट ब्लड सेल्स पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं। जब आपके जिस्म में कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमला करता है तो वहां जाके व्हाइट ब्लड सेल्स पे हमला करके उसको निकाल देते हैं, उससे बचाते हैं आपको। तो आपकी बॉडी के डिफेंस सिस्टम के लिए, आपकी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए सर्कुलेशन जरूरी है। अगर सर्कुलेशन ना होता तो आपकी बॉडी के अंदर ये व्हाइट ब्लड सेल्स मूव नहीं कर पाते और आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो सर्कुलेशन जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए, यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। ये वजह है। दोबारा सुन लीजिए, सर्कुलेशन का इंपॉर्टेंस, सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। कहां से? फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड बॉडी टिश्यूज। आपके फेफड़ों और आपके इंटेस्टाइन के आपके फेफड़ों और आपकी बॉडी के टिश्यूज के बीच में गैसेस का तबादला जो होता है, गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसके लिए भी ये ब्लड सर्कुलेशन जरूरी है। तीसरा, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट, बहुत सारी वेस्ट को बॉडी से निकालने के लिए। नंबर 4, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स के लिए। नंबर 5, आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक समान रखने के लिए। नंबर 6, आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, आपकी बॉडी को बचाने के लिए। इन सब की वजह से आपकी बॉडी में क्या हो रहा है? सर्कुलेशन। समझ आ गई बात? अब सर्कुलेशन कराने के लिए आपकी बॉडी में दो चीजें, दो टिश्यूज खुदा ने रखी हैं। क्या? ब्लड और लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ दोनों ही टिश्यूज हैं, दोनों ही फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज हैं, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में टिश्यूज हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। इधर देखें, ब्लड कलर्ड होता है, प्लाज्मा सॉरी ये जो लिम्फ होता है ये कैसा होता है? कलरलेस। ब्लड के अंदर आरबीसीज होते हैं, लिम्फ के अंदर आरबीसीज नहीं होते। ब्लड में भी प्लाज्मा होता है, लिम्फ में भी प्लाज्मा होता है, लेकिन प्लाज्मा की कंसंट्रेशन, प्लाज्मा में जो प्रोटीन का कंसंट्रेशन होता है, दोनों में फर्क होता है। एंटीबॉडीज का नंबर यहां ज्यादा होता है। किस केस में? लिम्फ में ज्यादा होता है बनिस्बत ब्लड के। लिम्फ को कभी कभार मिडल मैन भी कहा जाता है। ब्लड से चीजें लेकर टिश्यूज तक देना और टिश्यूज से चीजें लेकर ब्लड में डालना, इसलिए इस लिम्फ को मिडल मैन भी कहा जाता है। अब सुने, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं बच्चों? क्या? ब्लड के अंदर सबसे पहले तो एक मीडियम है, लिक्विड मीडियम, जिसके अंदर सारे सेल तैरते हैं। उस लिक्विड का नाम क्या है? प्लाज्मा। आपने कभी देखा होगा हॉस्पिटल में जब किसी पर्सन का थोड़ा सा ब्लड निकालकर सेंट्रीफ्यूज कराया जाता है, ट्यूब को घुमाया जाता है मशीन के अंदर, तो उससे क्या होता है? जो सेल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और लिक्विड पार्ट जो प्लाज्मा होता है वो ऊपर आ जाता है। मालूम है? नहीं? एक नाम सुना है किसी बच्चे ने? सुना है ना? ASR का मतलब होता है
क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट जो रेड ब्लड सेल्स का नाम, दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं किस तेजी से ट्यूब के अंदर नीचे सेटल होते हैं, बैठते हैं, तो उसको कहते हैं ईएसआर। आमतौर पर आप देखें, अगर किसी पेशेंट की इंटरनल ऑर्गन में अगर स्वेलिंग आई हुई है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में स्वेलिंग अगर आई हुई होगी, तो ईएसआर उसका बढ़ा हुआ आता है, नॉर्मल से बढ़ा हुआ आता है। वो इंडिकेट करता है कि पर्सन की बॉडी में इंटरनल ऑर्गन में स्वेलिंग आई हुई है। जो नॉर्मल ईएसआर होता है उससे मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में ईएसआर की वैल्यू उन पेशेंट की ज्यादा होती है जिनके अंदर इंटरनल ऑर्गन में कहीं स्वेलिंग आती है, उनमें ज्यादा होता है। तो आपके खून के अंदर, आपके ब्लड के अंदर जो एक लिक्विड पार्ट है, जो लिक्विड मीडियम है, जिसके अंदर सारे सेल्स मौजूद होते हैं, उसका नाम क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा के अलावा इसमें आते हैं सेल्स आते हैं, उनको कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इस फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 टाइप के सेल्स हैं। एक होते हैं कौन से? कौन से? एरिथ्रोसाइट, जिसको आम जबान में आप क्या कहते हैं? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। दूसरे होते हैं कौन से? ल्यूकोसाइट, जिसको आम जबान में कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। और एक होते हैं प्लेटलेट, जिसको आम जबान में कहते हैं, सॉरी, इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और जो है प्लेटलेट्स। अच्छा, ये जो डब्ल्यूबीसीज है इनका भी बहुत सारे टाइप होते हैं, नंबर बहुत सारा होता है। इसमें आपने नाम सुना होगा, इओसिनोफिल होता है, बेसोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है, मोनोसाइट होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, टी हेल्पर सेल्स होते हैं, माइलॉइड सेल्स होते हैं, इफेक्टर सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, टी सप्रेसर होते हैं, टी किलर होते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं। बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं इनके। ये बताओ बच्चों, किसी एड्स वाले पेशेंट, किसी पर्सन को एड्स है, HIV इन्फेक्शन उसके जिस्म में है, एड्स हो गया। एड्स वाले पेशेंट को डिटेक्ट करने के लिए बॉडी में एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा खास टेस्ट किया जाता है जिससे पता चल जाता है कि पेशेंट को एड्स है? कौन सा वो स्पेसिफिक टेस्ट है जो पेशेंट की बॉडी में HIV को पता लगाने के लिए, यानी एड्स का पता लगाने के लिए हॉस्पिटल में किया जाता है? बताओ कौन सा टेस्ट है? कौन सा टेस्ट है? एलाइजा। एलाइजा टेस्ट है जिसकी फुल फॉर्म होती है, हर हॉस्पिटल में ये टेस्ट अवेलेबल है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, हर हॉस्पिटल में ये टेस्ट अवेलेबल है और ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है। ये अर्ली स्टेज में आपको बता देगा कि पेशेंट की बॉडी में इंफेक्शन है या नहीं है। तो ये टेस्ट करा के आप पता कर सकते हैं कि वेदर अ पेशेंट्स हैविंग एड्स, HIV वायरस और नॉट। अब ये बताओ, पहले बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। आरबीसी का शेप कैसा होता है? आरबीसी का शेप कैसा होता है बच्चों? आरबीसी का शेप मैच्योर होने से पहले ऐसा होता है, बाइकॉन्वेक्स, और मैच्योर होने के बाद आपके मेरे आरबीसी ऐसे हो जाते हैं, इसको कहते हैं बाइकॉन्केव। ये मैच्योरिटी से पहले या मैच्योरिटी के बाद ये आरबीसी है। आपको पता है हमारे मैच्योर आरबीसी में ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। एक आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 दिन, 120 डेज, 4 महीने का लाइफ स्पैन होता है। तो मैंने आपको रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में बताया था कि जब ये आरबीसी बनेगा
आपके बोन मैरो में बनेगा और 4 महीने तक जिंदा रहेगा। इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इस दौरान। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो ये बताओ इस 4 महीने तक इसको एनर्जी कहां से मिलेगी? बताएं। 4 महीने तक इसको जिंदा रहना है, उस दौरान इसको एनर्जी कहां से मिलेगी जबकि इसके पास पावर हाउस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है? बताएं। आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इसको 4 महीने तक एनर्जी कहां से मिलेगी? मैंने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन के कितने स्टेप बताए थे? एरोबिक रेस्पिरेशन के होते तो 3 है, लेकिन आपको मैंने बताया थे 2। पहला स्टेप बताया था ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप बताया था क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस कहां होती है? साइटोप्लाज्म। क्रेब्स साइकिल कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो जब आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का सवाल ही नहीं है, तो उसका मतलब क्रेब्स साइकिल हो नहीं सकती। तो लेकिन कौन सा स्टेप हो सकता है? ग्लाइकोलाइसिस। तो इसलिए आरबीसी में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्रेब्स साइकिल नहीं होती, क्योंकि आरबीसी डजंट हैव अ, आरबीसी के अंदर मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। बात समझ आई है? नहीं, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। नाउ इसके बाद ये जो आरबीसी है मेरे बच्चों, आरबीसी लड़कियों में इसका जो नंबर होता है, एक होता है आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट लड़कियों में इसका नंबर होता है 4 से 4.5 मिलियन पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। 4 से 4.5 मिलियन पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ये किसका नंबर है? आरबीसी ब्लड के अंदर आरबीसी का नंबर 4.5 से 4.5 मिलियन होता है। 4 से 4.5 मिलियन आरबीसी काउंट होता है लड़कियों में, गर्ल्स में। और लड़कों में इसका नंबर कितना? 4.5 से 5 मिलियन आरबीसी होते हैं। ये आरबीसी काउंट मेल्स का होता है, फीमेल का आरबीसी काउंट थोड़ा कम। समझ आ गई?